Hey guys, welcome to Biology Hub, Bharti Biology. And this is the another video from cell signaling. And this video is beneficial for all the CSIR, NET, GATE, ICAR, ICMR and BARC candidates. तो हमने पिछली वीडियो के अंदर GPCR के बारे में पढ़ा था और उसके पाथवेज के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो आज हम पढ़ेंगे IP3 DAG पाथवे. IP3 डैग पाथवे ये एक GPCR का ही पाथवे है. ठीक है, तो इसके अंदर जो रिसेप्टर होगा वो GPCR है. वी नो दैट कि GPCR एक सेल सरफेस रिसेप्टर है. तो जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे पास G प्रोटीन है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों सब यूनिट उसके साथ बाइंड है G प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. तो क्या होगा, जैसे ये ब्लू कलर का सिंबल इसके ऊपर है, मतलब इट्स टाइप ऑफ लाइगेंड. तो लाइगेंड जैसे इसके साथ बाइंड होगा तो जो G प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा. तो जो G प्रोटीन है वो एक्टिवेट होके वो क्या किसको एक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेट करेगा अल्फ़ा सब यूनिट इसकी एक्टिवेट करेगी PLC को. किसको? PLC को, फोस्फोलाइपेज C. तो जो PLC है वो फर्दर एक्टिवेट करेगी PIP2 को. ठीक है, PIP2 जो है वो फर्दर एक्टिवेट करेगी DAG को और IP3 को. तो हमारे पास क्या हुआ कि PLC, PIP2, उसके बाद DAG और IP3. तो अब हमने इनकी फंक्शनिंग देखनी है कि IP3 किस लिए एक्टिवेट होता है. IP3 किस लिए होता है? IP3 का फंक्शन क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाके जो कैल्शियम चैनल है उसको ओपन करेगा. अगर साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है तो IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पंप को ओपन करेगा, कैल्शियम पंप को, और वहाँ से कैल्शियम को रिलीज़ करेगा. IP3 सिग्नल्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा दूसरा DAG. तो DAG किसको एक्टिवेट करेगा? PKC को. DAG एक्टिवेट्स द एंजाइम प्रोटीन काइनेज C. हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. देखो ये GPCR है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलरली सेल के बाहर और साइटोप्लाज्म अंदर इनसाइड द सेल. ठीक है, तो ड्यूल सिग्नलिंग पाथवे बोलते हैं हम इसको. इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा G प्रोटीन लाइगेंड की प्रेजेंस से एक्टिवेट होगा. अल्फा सब यूनिट किसको एक्टिवेट करेगी? PLC बीटा को. PLC बीटा PIP2 को एक्टिवेट करेगी और PIP2 डिवाइड होगा दो चीज़ों में, IP3 और DAG के अंदर. तो IP3 क्या करेगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से वो कैल्शियम को रिलीज़ करेगा सेल के अंदर, मतलब साइटोसोल के अंदर. और जो हमारा DAG है वो फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा? PKC को एक्टिवेट करेगा, CABPS को एक्टिवेट करेगा, CAM को एक्टिवेट करेगा. CAM होता है कैल्शियम मॉड्यूलिन. इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ये हमारी सिग्नलिंग के अंदर होगा कैल्शियम मॉड्यूलिन. PIP2 इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, लोकलाइज टू द इनर लीफलेट ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर. द हाइड्रोलिसिस ऑफ PIP2 इज एक्टिवेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ बोथ G प्रोटीन कपल रिसेप्टर and protein tyrosine kinase. This occurs because one form of phospholipase C is stimulated by G protein, whereas a second PLC gamma contain SH2 domain that mediates its association with activated receptor protein tyrosine kinase. This interaction localize PLC gamma to the plasma membrane as well as leading to its tyrosine phosphorylation, which increases catalytic activity. A variety of hormones and growth factors stimulate the hydrolysis of PIP2 by phospholipase C, a reaction that produces two distinct second messenger, DAG, diacylglycerol, and inositol 1,4,5-triphosphate IP3. DAG and IP3 stimulate distinct downstream signaling pathway, protein kinase C, and calcium mobilization. So PIP2 hydrolysis trigger a two-arm cascade of intracellular signaling. After the action of PLC, the pathway might be studied under two different ways, namely IP3 pathway and DAG pathway. Whereas DAG remain associated with the plasma membrane, the other second messenger produced
by PIP2 cleavage. IP3 is a small polar molecule that is released into the cytosol, where it acts to signal the release of calcium from intracellular store. The cytosolic concentration of calcium 2 positive is maintained at an extremely low level, as well as a result of calcium 2 positive pump that actively export calcium 2 positive from the cell. Calcium 2 positive is pumped not only across the plasma membrane but also into the endoplasmic reticulum, which therefore serve as an intracellular calcium 2 positive store. IP3 acts as a release of calcium from the endoplasmic reticulum by binding to receptors that are ligand gated calcium 2 positive channel. As a result, cytosolic calcium levels increase, which affect the activities of a variety of target protein, including protein kinase and phosphatase. तो जो चीज़ मैंने यहाँ आपको बताई थी, मैंने वही चीज़ यहाँ लिखी है. DAG pathway. The DAG, diacylglycerol, produced by hydrolysis of PIP2 activate serine threonine kinase belonging to protein PKC family, many of which play important role in the control of cell growth and differentiation. PKC then activates other intracellular targets, include a cascade of protein kinase known as MAP kinase pathway, leading to transcription factor phosphorylation, change in gene expression and stimulate of cell proliferation. In addition to activation PKC, DAG has number of other functions in the cell. तो स्टूडेंट्स, जो ये पाथवेज हैं, इसके पाथवे के मैकेनिज़्म के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्पेशली लर्न करनी होती हैं. पाथवे का मैकेनिज़्म हम सब लर्न कर सकते हैं, बट हमें क्या करना होता है, स्पेशली किस चीज़ पे ध्यान देना है, वो क्या है कि ये पर्टिकुलर जो पाथवे चल रहा है इसकी फंक्शनिंग क्या है, मतलब ये किस लिए हो रहा है. ठीक है, मतलब जैसे अब हमने इस चीज़ के अंदर आया था कि कैल्शियम कैसे रिलीज़ हुआ, तो ये चीज़ क्वेश्चन में पेपर में आ सकती है कि कैल्शियम कहाँ से रिलीज़ हुआ. मतलब वो डायरेक्ट पेपर के अंदर पाथवे ना पूछ के आपको चीज़ों में कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसलिए हम कंफ्यूज होके क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं. ठीक है, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए. तो इसको एक बार हम देखते हैं. IP3 DAG पाथवे, जैसे ही GPCR पे लाइगेंट आया तो अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होके GTP बाइंड हुआ और गामा और बीटा सब यूनिट एक्टिवेटेड G प्रोटीन. उसने किसको एक्टिवेट करा? PLC बीटा को. जो PLC बीटा है वो किसको एक्टिवेट करेगी? PIP2 को एक्टिवेट करेगी. ठीक है, तो PIP2 जो है वो किसको एक्टिवेट करेगी? वो DAG को और IP3 को एक्टिवेट करेगी. अब IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट या इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट वो क्या करेगा? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा, ओपन IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, और वो IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को ओपन करेगा. और जब सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा और कैल्शियम की ज़रूरत होगी तो IP3 रिलीज़ होगा, और कैल्शियम को IP3 रिलीज़ होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से वो कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स को ओपन करेगा, और जो आयन्स है मतलब कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर आ जाएंगे, तो उससे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. अब दूसरा क्या है? डैग. तो डैग क्या करेगा? डैग PKC को एक्टिवेट करेगा, और PKC को एक्टिवेट करने में इसको हेल्प चाहिए कैल्शियम की. तो कैल्शियम अब सेल के अंदर रिलीज हो गया है, और वो किसको रिलीज करेगा? PKC को. अब ये PKC मैप काइनेज और सेल की ग्रोथ, इन सब फैक्टर्स के लिए ज़रूरी होता है, जो मैंने पीछे डिस्क्राइब भी किया है. इसकी डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म PIP2 फोस्फोटाइडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको. अब हमें ये चीज़ पर भी फोकस करना है कि पर्टिकुलर किस पाथवे के अंदर कौन सा लाइगेंट एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को. तो इसके अंदर लाइगेंट हार्मोन भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर भी हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक स्टिमुलाई सच एज एंजियोटेंसिन 2. ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कौन सा लाइगेंट किस पाथवे को एक्टिवेट करेगा, और चीज़ों की डेफिनेशन, वर्ड्स की डेफिनेशन और उसके फंक्शनिंग और इस पाथवे का मैकेनिज्म क्या है.
आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे बोल सकते हो। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, भारती बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।